देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बेंगलुरु में है, वहां पर यह बात कही गई है कि 20 साल तक हमारा ही राज चलेगा। हालांकि आज सुर्खियों में गोवा की भी खबर है, जहां पर स्मृति ईरानी को एक खुफिया कैमरा एक शोरूम में मिला है फैब इंडिया के, वहां पर भी हलचल तेज है। लेकिन बीजेपी ने जो कह दिया है, जो अमित शाह ने कह दिया है बेंगलुरु में, उसी पर हम करेंगे चर्चा। जी हां, बैठक में पार्टी ने अपने 10 महीने के कामकाज की जमकर तारीफ की। आने वाले 10-20 सालों के लिए बीजेपी की ही सरकार बनने का दावा तक कर दिया। पार्टी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। मोदी सरकार घर घर जाकर किसानों को समझाएगी कि वो उनके हित के लिए काम कर रही है। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जिन 5 सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या मोदी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है? क्या अपनी पीठ जो थपथपाई गई है और आगे के 20 सालों का वादा किया गया है, उसमें दम है? क्या 10 महीने के कामकाज को संतोषजनक माना जा सकता है? क्या मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके हैं? क्या मोदी के आने से देश में सरकार के प्रति नजरिया बदला है? क्या विदेशों में भी भारत की छवि बदली है? बड़ी तस्वीर को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली से दूर बेंगलुरु में जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, तो सबसे जरूरी और सबसे करीबी मुद्दे से शुरुआत हुई। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष की आलोचना से घिरी पार्टी ने इस पर बुकलेट बांटा और कहा कि बिल को लेकर विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सरकार किसानों की हितैषी है, उनके साथ है, घर घर जाकर उनका डर दूर किया जाएगा। तो किसान के लिए बिल्कुल किसान के हितों पर कभी भी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देगी। पार्टी ने सरकार के पिछले 10 महीने के कामकाज की चर्चा की। बिना हिचक के ये कहा कि पिछले 10 महीने में बेदाग सरकार दी है, आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर सरकार देंगे। और इन दोनों बातों से 10 कदम आगे जाकर ये भी कह दिया कि आने वाले 10-20 वर्षों तक देश की सत्ता बीजेपी के हाथों में ही रहेगी। विपक्ष आज हताश है, निराश है, दिशाहीन है। जो हमारे है नहीं ऐसे कमियों को ढूंढ रहा है, जो दोष है नहीं उसकी बात कर रहा है। हाल के विवादों पर भी बात हुई तो अमित शाह ने विपक्ष को मुद्दा और नेता दोनों से खाली करार दिया। चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले इन दोनों की तलाश कर ले तो बेहतर होगा। चर्चा पिछले चुनावों पर भी हुई। पार्टी ने तमाम सूबों में मिली जीत की बात की तो दिल्ली में मिली हार को भी स्वीकार किया, साथ ही इससे सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है, आने वाले वर्षों में भी बीजेपी ही सत्ता में आएगी। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जिन अहम मुद्दों पर चर्चा की, उनमें 2014 में मिली शानदार जीत भी एक थी। पार्टी ने देश की जनता से खुद को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने की बात कही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और स्वच्छ भारत और नमामि गंगे परियोजना पर सरकार ने गंभीरता से काम करने की बात कही। एक दिन पहले ही इंडिया टुडे सिसिरो के ओपिनियन पोल में दिखाया गया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब भी साफ तौर पर देश की पहली पसंद होने के बावजूद लोकप्रियता में थोड़ा नीचे गिरे हैं। शायद कार्यकारिणी में इसलिए पार्टी ने मुखर होकर कहा कि जो किया वो पिछली सरकार से बेहतर था और जो करने वाले हैं वो बहुत बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले कई वर्षों तक उनकी ही सरकार होगी। बेंगलुरु से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, जो कि सांसद है राज्यसभा से जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, इन 10 महीनों में आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आप लोगों को अचानक लगने लगा है कि अगले 20 सालों तक आप ही लोगों का राज होगा? देखिए, बिना अहंकार की भाषा बोलते हुए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। सरकार में 2 चीजों का काम होता है, एक तो एक्ट ऑफ कमीशन होता है, एक एक्ट ऑफ ओमिशन होता है। क्या क्या हमने किया वो तो गिनाऊंगा, क्या नहीं किया वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पिछली सरकार करते आई थी, और वो है भ्रष्टाचार।
आज तक 10 महीने में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 10 बड़े स्कैम अभी मैं गिना सकता था, मगर मैं अभी आपके शो पे चैलेंज करता हूं जितने मेरे प्रतिद्वंदी बैठे हैं उनसे और खास करके कांग्रेस से कि वो एक भी पैसे का, नए पैसे का स्कैम हमें बता दे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय क्या किया है, मैं नंबर 1 वो कहूंगा कि सरकार नहीं, अभी जो नहीं किया उस पर रुकते हैं थोड़ी देर। संबित पात्रा जी, जो नहीं किया उस पर थोड़ी देर रुकते हैं। जो नहीं किया उसमें मुझे और अरे सर लिस्ट से हटिए मत ना, मैं लौटूंगी। जो किया उस पे भी आएंगे, जो नहीं किया उसमें 2 चीज मैं जोड़ देती हूँ। उसी पे हूँ, एक सेकंड, उसी पे मैं उसी पे हूँ। जो नहीं किया मैं भी जोड़ूंगी 1-2, ठीक है। हाँ, मैं उसी को कंप्लीट कर लूं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से लूटा गया था और मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार बन के आऊंगा। मात्र 20 अभी कोयले खदानों की जो है आवंटन हुई है, नीलामी हुई है। उस नीलामी से जिस प्रकार से 2 लाख करोड़ रुपए देश को फायदा हुआ है, जीरो लॉस से 2 लाख करोड़ मात्र 20 में, और स्पेक्ट्रम में 1 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का फायदा मोदी जी ने 10 महीने में दे दिया है। और 12 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस ने 10 वर्षों में देश का विभिन्न स्कैम के माध्यम से लूटा था। यह है मोदी सरकार और यह है हमारी कमाई। चलिए, जो नहीं किया था वो आपको बता दूं। एक तो अच्छे दिन का आपने वादा किया था, जनता आज भी अच्छे दिन ढूंढ रही है। एक आपने जो नहीं किया वो अपने ऐसे नेताओं को चुप कराने में आप नाकाम रहे जो कभी महिलाओं को कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, जो कभी कहते हैं कि किसी के रंग की वजह से उसे कोई पद मिला है। आप अपने नेताओं को अलग अलग बयान, जिसमें घर वापसी से लेकर धर्मांतरण से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पर उनका मुंह बंद करने में नाकाम रहे हैं। आपने ये तय करना शुरू कर दिया कि लोग क्या खाएंगे, बीफ बैन करके। आपने ये तय करना शुरू कर दिया कि धर्म को कहां पर रखा जाएगा। आपने किताबों पर, शिक्षा में पहुंचने की कोशिश की, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। इन सब पर जवाब फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे। सबसे पहले अंजना जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो अच्छाइयां मैंने गिनाई, 12 लाख करोड़ रुपए का लूट और 10 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपए की फायदा, उसको छोड़कर हम चंद लोगों के चंद बयान पे जा रहे हैं। आपने 20 बैन की बात कही तो 20 बैन पे मैं कह दूं, नंबर 1 आप संविधान पढ़िए, आर्टिकल 48 पढ़िए। आर्टिकल 48 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिमांड करता है कि गौ हत्या बंद की जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के 2005 के उस जजमेंट पे जाइए जो कि गुजरात सरकार के खिलाफ पिटीशन दायर किया गया था। खुद जस्टिस लाहौटी जो कि चीफ जस्टिस थे, 7 जजेस की खंडपीठ थी, उन्होंने क्या कहा? रंग वाला छोड़ दिया बीच में आपने, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। कूद गया, पहुंच गए एक विषय से दूसरे विषय पर। आपने महिलाओं वाला, रंग वाला, साक्षी महाराज वाला, योगी आदित्यनाथ वाला, मैंने उसका गिरिराज सिंह वाला, मैंने कहा चंद लोगों के बेतुके बयान, मैं उनको बेतुके कहूंगा, मैं उनको डिफेंड भी नहीं करने वाला हूं। बनती है बेतुके बयानों से, लोगों के बेतुके बयान को डस्टबिन में डाल दीजिए, मगर फायदे को देखिए। इस सरकार ने 10 वर्षों में क्या क्या कमाल करके दिया, 10 महीने में क्या क्या कमाल करके दिया है। मैंने अभी आपको गणित गा के सुनाया। मैंने ये भी नहीं बताया कि अब हम चाइना से आगे चले गए हैं ग्रोथ रेट में। 7.4% हमारा ग्रोथ रेट हो गया है। ठीक है संबित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संबित जी सरकार गई, ठीक है, लेकिन बेतुके बयानों से छवि भी खराब होती है। मैं लौटूंगी, लेकिन क्योंकि मैं अन्य मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार, वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार से हमने बेहतर काम किया है, और इसी के साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप भ्रष्टाचार की वजह से नुकसान कराते रहे, उसी की भरपाई उन्होंने ऑक्शन के जरिए जबरदस्त कीमत देश को देकर अदा की है। देखिए अंजना जी, पहले तो संबित पात्रा जी डॉक्टर है तो उनकी गणित के ऊपर, हम भी डॉक्टर, लेकिन उनके गणित पर पूरा शंका इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कोयला के जो ऑप्शन थे, अभी तो अनुसंधान शुरू हुआ था, तो अधिकांश कोयला का जो रिकमेंडेशन था, अनुशंसा था, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट से शुरू हुआ। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब उनके मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था। उसके अलावा अभी तो उन्होंने जो पकड़ने वाले हैं, लोकपाल, सीबीसी को तो नियुक्ति नहीं की, जो महान सरकार है, पकड़ने वाले को तो नियुक्त नहीं करेंगे, बोलते कि हम बड़े ईमानदार हैं। और उसके अलावा अभी माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में जिन्होंने जो बिल पास किए थे, उसके अभी जब PIL फाइल होगी तो एक ही माइन में मध्य प्रदेश में NMDC के 1 माइल में 1.5 लाख करोड़ का तो घोटाला तो अभी सामने आ रहा है। एक बहुत बड़ी मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन स्क्रॉल पर है, उस पर चले जाइएगा। तो लगातार जुमले के जुमले, GDP में आज के एक बड़ी अखबार में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने GDP को कैलकुलेट किया है, वो दुनिया के लोग हंस रहे हैं।
आंकड़ों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। 15 लाख नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में और मैं टिप्पणी दे दूं। भ्रष्टाचार के बारे में इन लोग को जिस तरह से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम, आपका जो है तेल का केरोसिन, मिट्टी का तेल का स्कैम, चीनी का स्कैम छत्तीसगढ़ में, ये तो सब लोग टोबैको, अभी जो है ये तो सही टोबैको, इन लोग की तो पीएचडी है चोरी में। ये देश के लोग फिर किसान के खिलाफ वॉर किए हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी को पीएचडी कह रही है चोरी में। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी को कह रही है। एक सेकंड, तो शुरू हुआ है। बताइए, जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया लिखा है वो दूसरों को बोल रही है। काला धन, सीबीसी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, करप्शन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारे तरफ उंगली दिखा रही है। ये कलयुग आ गया है। जुमला तो हम लोग, हमारे पास तो चलिए अंजना जी, मैं अन्य मेहमानों के पास, अजय जी मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी आऊंगी, प्लीज अन्य मेहमानों के पास भी जाने, लौटेंगे आपके पास, फौरन लौटेंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ पवन वर्मा जी भी हैं और गौरव भाटिया भी। गौरव, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ, क्या वाकई इस दावे में दम है कि पिछली सरकार से, हम यूपीए से कंपैरिजन करें, बेहतर दिखती है ये सरकार? और इनका जो दावा है 20 साल का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हंसी आ रही थी जब संबित जी डिबेट का स्तर ये ले आ रहे थे कि हम देखते हैं कि कितना बीजेपी की उपलब्धियां हैं कि हमने स्कैम नहीं किया है। तो आज उपलब्धियों का पैमाना ये हो जाता है कि आप स्कैम ना करें तो ये आपकी उपलब्धि हो जाती है। और संबित जी को मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि विकास के मुद्दे पे जो सरकार भाजपा की बनी, उसने 2 करोड़ जॉब देने की बात करी। कहां है वो 2 करोड़ जॉब? आज जनता पूछ रही है। 15 लाख रुपया आएगा काले धन का हर अकाउंट में, कहां है वो किसी को नहीं पता है। और जो इन्होंने किया है, अब वो देखें आप, संगीत सोम जो कि मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी है, उनको Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी जाती है। उसके बाद आप गिरफ्तार कर लीजिए संगीत सोम को, आपकी सरकार है वहां पे, आपने चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया कोर्ट में? आपने कोर्ट में माफी क्यों मांगी संगीत सोम के लिए? आपकी सरकार है। नहीं, बीच में कोई नहीं बोला। नो, क्या आप बताइए, क्या आपने कोर्ट में माफी नहीं मांगी? दुखद है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, आप केवल झूठी बातें बोल सकते हैं। जब मैं अपनी बात बोल रहा हूं, बीच में मत बोलिए। संगीत सोम बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर वो इतने बड़े अपराधी हैं, आप समाजवादी पार्टी सरकार की जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी उलझन में हम लोग रह जाएंगे। मैं एक बार पवन जी के पास जाऊंगी, प्लीज गौरव जी 1 मिनट प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन जी का रुख करना चाहती हूँ ताकि ब्रेक से पहले कम से कम हर कोई बोल पाए। पवन वर्मा जी, जल्दी से आपकी जुबानी, क्या अब आप मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर तो सवाल अंजना जी, अब आप मुझे आपकी आवाज पहुंच रही है। अब क्योंकि आप मुझसे कहती हैं जल्दी से बोलो, नहीं तो मैं सिर्फ 1-2 बातें अभी कहता हूं। जी। पता नहीं वादा खिलाफी भ्रष्टाचार में गिना जाता है कि नहीं। एक आदमी, एक शख्स जो इलेक्शन के पहले एक वादा करे कि हम 15 लाख हर नागरिक के जेब में डालेंगे, फिर उसके बारे में भूल जाए। किसानों से कहे कि हम न्यूनतम आपको राशि बढ़ाएंगे, उसके बाद भूल जाए, उसको कम कर दे। मैं 2 आरोप लगाना चाहता हूं। हर पार्टी को अपने को बधाई देने की इजाजत है, पर जो 10 महीने में हमने देखा है कि इस सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कोई कुछ भी नहीं उपलब्ध किया है, जबकि सारा वातावरण उसके अनुकूल था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉल कर रहा है, एक्सपोर्ट फॉल कर रहे हैं, प्राइसेस राइज कर रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, और किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, गरीबों की हालत और मध्य वर्ग की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात, जल्दी 30 सेकंड में, हाँ, जल्दी। जो इन्होंने सामाजिक अस्थिरता बढ़ाई है, सांप्रदायिकता को खुली छूट दे करके कि गवर्नेंस के बजाय इस देश में रोज एक नया बयान आ रहा है जो देश को विभाजित करने की एम से किया गया है। ठीक है, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। पवन वर्मा जी कह रहे हैं वादा खिलाफी क्या भ्रष्टाचार में आता है? ये 2 चीजें आपने कहा अभी, वादा खिलाफी भी पूछा और आपने पूछा जो बयानबाजी के विषय में। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी चंद दिनों पहले कलकत्ता में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक 72 वर्षीय नन के साथ दुष्कर्म हुआ। किस प्रकार से सब लोग, पवन वर्मा जी और तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं, निकल कर बीजेपी ने किया। ये तो घर वापसी हो रहा है, ये तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और जब असली गुनहगार पकड़े गए तो यही लोग जाके जंगल में छुप गए हैं। अब निकल कर कुछ नहीं बोल रहे कि बांग्लादेशियों ने किया था, उनके मित्र बने हुए हैं बांग्लादेशियों के। और
और हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलने के लिए तुरंत मुंह खोल देते हैं। आप बताइए ये षड्यंत्र नहीं और मिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या चल रहा है? षड्यंत्र और मिस इन्फॉर्मेशन से हम बेगानों झुकने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदुओं आप अपने बयान पर काबू रखिए, कैसे बोल सकते हैं कि आप तो पाकिस्तान के दोस्त बन चुके हैं? आप अपने बयान पर काबू रखिए। इस विषय पर हर कोई बोलना चाह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह मानना है कि अगले 10 से 20 साल तक, 10-20 कहा उन्होंने, साल तक हमारा ही रहेगा राज। हालांकि नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें अक्सर करते आए हैं, लेकिन अब खुलकर एक बार फिर से नैया जब हिल रही थी तब भी इस वक्त इस तरह की बातें करना यह बताता है कि अभी भी विश्वास उसी तरह से है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये एक पब्लिक रैली है जिसमें वो एड्रेस करेंगे। जैसे ही उनके बोलने की शुरुआत होती है हम आपको सीधे लिए चलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां पर अब कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। लेकिन सीधे चलते हैं, हमारे साथ पवन वर्मा जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तमाम माफ कीजिएगा तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन वर्मा जी, मैं चाहती हूं कि आप संबित पात्रा जी के सवाल का जवाब दीजिए। क्या यह सच नहीं है कि काफी हद तक प्रोपेगेंडा भी जिम्मेदार है? जिस बंगाल नन रेप केस का वो जिक्र कर रहे हैं उसमें बाद में पाया गया कि दोषी कोई और था, लेकिन इसको बीजेपी से एक छवि भी बिगाड़ने की कोशिश हो रही है जिसका वो दावा कर रहे हैं। एक बात मैं कह दूं संबित जी से कि तर्क को छोड़े, जरा सा यथार्थ पे आ जाए। जिस तरह की बयानबाजी आज 10 महीनों में चल रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो साध्वी ज्योति हो, ये रोज दिन प्रतिदिन जिस तरह की बातें, स्तरहीन, घटिया, देश को विभाजित करने वाली बातें, सांप्रदायिक जज्बे से जुड़ी हुई बातें, ये तो रोज देखने को मिल रही हैं। क्या ये सब हमारी मनगढ़ंत बातें हैं? क्या ये प्रोपेगेंडा है? हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप आए थे गवर्नेंस के वादे पर, गवर्नेंस तो मिला नहीं और देश में अस्थिरता बढ़ती चली गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। संबित जी, तो हम आपको 10 महीने के लिए किस चीज की उपलब्धि मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, सबको मौका दीजिए। ठीक है, इसके बाद गौरव जी आपकी बारी। अनुमति हो तो देखिए। हाँ संबित जी। हाँ अंजना जी, एक साधारण चीज देखिए, आप इस डिबेट में ही देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक तो जनता ने 76% जनता ने कुछ कहा है जो कि माननीय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ऑल वर्सेस बीजेपी, सभी इकट्ठे होकर बीजेपी पे अटैक क्यों कर रहे हैं? अगर बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है, बीजेपी इतनी लाचार हो गई है, तब ये सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे होते। ये यूनाइट नहीं होने वाले लोग हैं। आज लालू जी, मुलायम जी, ये सब इकट्ठे होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके दुकान बंद होने के कगार पे है। जिस प्रकार से इन्होंने देश को इतने वर्षों तक गुमराह किया है, आज इकट्ठी हो रही है। ठीक है गौरव जी, क्या दम है इस बात में जो संबित जी कह रहे हैं? जो संबित जी कह रहे हैं, आ रही हो अजय कुमार साहब। गौरव जी, क्या ये सच है जो वो कह रहे हैं? गौरव जी, क्या ये सच है? सब मिल रहे हैं क्योंकि डर गए हैं। इस बात पे दर्ज करता हूँ, हाँ। ये आपत्ति मैं इस बात पे दर्ज करता हूं कि राजनीति को अगर दुकान बुलाया जाए, ये भाजपा की सोच हो सकती है। और जब वो नन के केस की बात कर रहे हैं अंजना जी, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बताना चाहूंगा, 10 से ज्यादा डिबेट पे हमने चर्चा करी और कहीं पे भी भाजपा पे उंगली नहीं उठाई, कहीं पे भी उसको सांप्रदायिक रंग नहीं दिया। लेकिन अगर आज विकास से दूर भाजपा हो गई है तो उसके जिम्मेदार अगर कोई है वो तो योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह और साध्वी निरंजन है।